जय हिंद दोस्तों, मैं आपकी नौमिता तहे दिल से आपका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ मेरे इस शो कुछ भीगे पन्ने फ्रॉम यादों की किताब में। जन्म 31 जुलाई, असली नाम घनपत राय श्रीवास्तव, शिक्षा का माध्यम उर्दू फारसी। उनकी बीए होने के बाद स्कूल के डिप्टी सब इंस्पेक्टर नियुक्त हुए। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मुंशी प्रेमचंद जी की। उन्होंने बहुत सी कहानियाँ लिखी और उन्हीं कहानियों में से आज जो मैं कहानी लेकर आई हूँ उस कहानी का नाम है रसिक संपादक। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं इसे। ये कहानी व्यंग्य और हास्य से भरपूर है। नवरस के संपादक पंडित चोखेलाल शर्मा की धर्मपत्नी का जब से देहांत हुआ है, उनको स्त्रियों से विशेष अनुराग सा हो गया है और रसिकता की मात्रा भी कुछ बढ़ गई है। पुरुषों के अच्छे अच्छे लेख रद्दी में डाल दिए जाते हैं, पर देवियों के लेख कैसे भी हों परंतु स्वीकार कर लिए जाते हैं और बहुधा लेख की रसीद के साथ लेख की प्रशंसा को कुछ इन शब्दों में की जाती है। आपका लेख पढ़कर दिल थाम कर रह गया। अतीत जीवन आंखों के सामने मूर्तिमान हो गया, अथवा आपके भाव साहित्य सागर के उज्जवल रत्न हैं जिनकी चमक कभी कम ना होगी। और कविताएं तो हृदय की हिलोरें, विश्व वीणा की अमर तान, अनंत की मधुर वेदना, निशा का नीरव गान होती थी। प्रशंसा के साथ दर्शन की उत्कट अभिलाषा भी प्रकट की जाती थी। यदि आप कभी इधर से गुजरे तो मुझे भूलिएगा ना। जिसने ऐसी कविता की सृष्टि की है उसके दर्शन का सौभाग्य मुझे मिला तो अपने को धन्य पाऊंगा। लेखिका अनुरागमय प्रोत्साहन से भरे हुए पत्र पाकर फूली ना समाती। जो लेख अभागे भिक्षु की भांति कितने ही पत्र पत्रिकाओं के द्वार से निराश लौट आए थे, उनका यहाँ इतना आदर। पहली बार ही ऐसा संपादक जन्मा है जो गुणों का पारखी है, और सभी संपादक अहंकारी हैं, अपने आगे किसी और को समझते ही नहीं हैं। ज़रा सी संपादकी क्या मिल गई, मानो कोई राज्य मिल गया। संपादकों को कहीं सरकारी पद मिल जाए तो अंधेर मच जाए। वह तो कहो कि सरकार उन्हें पूछती नहीं। उनसे बहुत अच्छा किया जो ऑर्डिनेंस बिल पास कर दिए और स्त्रियों से द्वेष करो, यह उसी का दंड है। यह भी संपादक ही हैं, कोई घास नहीं छीलते। और संपादक भी एक जगत विख्यात पत्र के नवरस सब पत्रों में राजा हैं। चोखेलाल जी के पत्र की ग्राहक संख्या बड़े वेग से बढ़ने लगी। हर डाक से धन्यवादों की एक बाढ़ सी आ जाती और लेखिकाओं में उनकी पूजा होने लगी। ब्याह, गौना, मुंडन, जन्म, मरण के समाचार पत्र आने लगे। कोई आशीर्वाद मांगती, कोई उनके मुख से सांत्वना के दो शब्द सुनने की अभिलाषा करती, कोई उनसे घरेलू संकटों में परामर्श पूछती और महीने में 10-5 महिलाएं उन्हें दर्शन भी दे जाती। शर्मा जी उनकी अवाई का तार या पत्र पाते ही स्टेशन पर जाकर उनका स्वागत करते, बड़े आग्रह से उन्हें एक आध दिन ठहराते, उनकी खूब खातिर करते। सिनेमा के फ्री पास मिले हुए थे, खूब सिनेमा दिखाते। महिलाएं उनके इस व्यवहार से मुग्ध होकर विदा होती। मशहूर तो यहाँ तक कि शर्मा जी का कई लेखिकाओं से बहुत ही घनिष्ठ संबंध हो गया, लेकिन इस विषय में हम निश्चयपूर्वक कुछ कह नहीं सकते। हम तो इतना ही जानते हैं कि जो देवियाँ एक बार यहाँ आ जाती वह शर्मा जी की
अन्य भक्त हो जाती। बेचारा साहित्य की कुटिया का तपस्वी है। अपने विदुर जीवन की निराशाओं को अपने अंतःस्थल में संचित रख कर मूक वेदना में प्रेम मधुरे का रस पान कर रहा है। संपादक जी के जीवन में जो कमी आ गई थी उसकी कुछ पूर्ति करना महिलाओं ने अपना धर्म सा मान लिया। उनके भरे हुए भंडार में से अगर एक क्षुद्रित प्राणी को थोड़ी सी मिठाई दी जा सके तो उससे भंडार की शोभा ही है। कई देवी परसाल से अचार भेज देती, कोई लड्डू। एक ने तो पूजा का ऊनी आसन अपने हाथों से बनाकर भेज दिया। एक देवी महीने में एक बार आकर उनके कपड़ों की मरम्मत कर देती। दूसरी देवी महीने में 2-3 बार आकर उन्हें अच्छी अच्छी चीज़ें बनाकर खिला जाती थी। अब वह किसी एक के ना होकर सबके हो गए थे। स्त्रियों के अधिकारों का उनसे बड़ा रक्षक शायद ही कोई और मिले। पुरुषों से तो शर्मा जी को हमेशा तीव्र आलोचना ही मिलती थी। श्रद्धामय सहानुभूति का आनंद तो उन्होंने स्त्रियों ही में पाया था। एक दिन संपादक जी को एक ऐसी कविता मिली जिसमें लेखिका ने अपने उग्र प्रेम का रूप दिखाया था। अन्य संपादक उसे अश्लील कहते, लेकिन चोखे लाल इधर उधर उदार हो गए थे। कविता इतने सुंदर अक्षरों में लिखी थी, लेकिन लेखिका का नाम इतना मोहक था कि संपादक जी के सामने उसका कल्पना चित्र सा आकर खड़ा हो गया। भावुक प्रकृति, कोमल गात, याचना भरे नेत्र, बिंब अधर, अंग अंग में चपलता भरी हुई, पहले पत्थर की तरह शुष्क और कठोर, आर्द्र होते ही चिपक जाने वाली। उन्होंने कविता को 2-3 बार पढ़ा और हर बार उनके मन में सनसनी दौड़ी। क्या तुम मुझे समझते हो? मुझे छोड़कर भाग जाओगे? क्या तुम मुझे समझते हो? मुझे छोड़कर भाग जाओगे? भाग सकोगे? भाग सकोगे? क्या तुम मुझे समझते हो? मैं तुम्हारे गले में हाथ डाल दूंगी। मैं तुम्हारे गले में हाथ डाल दूंगी। मैं तुम्हारी कमर में कर पाश कस दूंगी। मैं तुम्हारी कमर में कर पाश कस दूंगी। क्या तुम मुझे समझते हो? मुझे छोड़कर भाग जाओगे? भाग सकोगे? मैं तुम्हारा पाँव पकड़कर रोक लूँगी। मैं तुम्हारा पाँव पकड़कर रोक लूँगी, तब उस पर सिर रख दूँगी। मैं तुम्हारा पाँव पकड़कर रोक लूँगी, तब उस पर सिर रख दूँगी। क्या तुम मुझे समझते हो? क्या तुम मुझे समझते हो? छोड़कर भाग जाओगे? छोड़ सकोगे? क्या तुम समझते हो? मुझे छोड़कर भाग जाओगे? मैं तुम्हारे अधरों पर अपने को पाल चिपका दूंगी। मैं तुम्हारे अधरों पर अपने को पाल चिपका दूंगी। उस प्याले में जो मादक सुधा है, उस प्याले में जो मादक सुधा है, उसे पीकर तुम मस्त हो जाओगे। उसे पीकर तुम मस्त हो जाओगे और मेरे पैरों पर सिर रख दोगे और मेरे पैरों पर सिर रख दोगे। क्या तुम समझते हो? मुझे छोड़कर भाग जाओगे? क्या तुम समझते हो? मुझे छोड़कर भाग जाओगे? कामाक्षी। शर्मा जी को हर बार इस कविता में एक नया रस मिलता। उन्होंने उसी क्षण कामाक्षी देवी के नाम यह पत्र लिखा।
आपकी कविता पढ़कर मैं नहीं रह सकता। मेरे चित्त की क्या दशा हुई, हृदय में एक ऐसी तृष्णा जाग उठी है जो मुझे भस्म किए डालती है। नहीं जानता इसे कैसे शांत करूं। बस यही आशा है कि आपको शीतल करने वाली सुधा भी वहीं मिलेगी जहाँ से यह तृष्णा मिली है। मन मतंग की भांति जंजीर तोड़कर भाग जाना चाहता है। जिस हृदय से यह भाव निकले हैं उसमें प्रेम का कितना आश्चर्य भंडार है, उस प्रेम का जो अपने को समर्पित कर देने में ही आनंद पाता है। मैं आपसे सत्य कहता हूँ, ऐसी कविता मैंने आज तक नहीं पढ़ी थी और इसने मेरे अंदर जो तूफान उठा दिया है वह मेरी विदुर शांति को छिन्न भिन्न किए डालता है। आपने गरीब की फूस की झोपड़ी में आग लगा दी है, लेकिन मन यह स्वीकार नहीं करता कि यह केवल विनोद कीड़ा है। इन शब्दों से मुझे एक ऐसा हृदय छिपा हुआ ज्ञात होता है जिसने प्रेम की वेदना सही है, जो लालसा की आग में तप रहा है। मैं इसे परम सौभाग्य समझूंगा यदि आपके दर्शनों का सौभाग्य पा सका। यह कुटिया अनुराग की भेंट लिए आपका स्वागत करने को तड़प रही है। सप्रेम। तीसरे ही दिन उत्तर आ गया। कामाक्षी ने बड़े भावुकतापूर्ण शब्दों में कृतज्ञता प्रकट की थी और अपने आने की तिथि बताई थी। आज कामाक्षी का शुभ आगमन है। शर्मा जी ने प्रातःकाल हजामत बनवाई, साबुन और बेसन से स्नान किया, महीन खद्दर की धोती, ढीला ढाला कुर्ता, चूड़ीदार, मलाई के रंग की रेशमी चादर। इस ठाट से आकर कार्यालय में बैठे तो सारा दफ्तर चमक उठा। दफ्तर की भी खूब सफाई करा दी गई। बरामदे में गमले रखवा दिए गए, मेज पर गुलदस्ते सजा दिए गए थे। गाड़ी 9 बजे आती है, अभी 8:30 हैं। 9:30 बजे तक यहाँ आ जाएगी। इस परेशानी में कोई काम नहीं हो रहा है। बार बार घड़ी की ओर ताकते हैं, फिर आईने में अपनी सूरत देखकर कमरे में टहलने लगते हैं। मूँछों में 2-4 बाल पके हुए नज़र आ रहे हैं। उन्हें उखाड़ फेंकने का इस समय कोई साधन नहीं है, कोई वजह भी नहीं। इससे रंग कुछ और ज़्यादा उठेगा। प्रेम जब श्रद्धा के साथ आता है तब वह ऐसा मेहमान हो जाता है जो उपहार लेकर आता हो। युवकों का प्रेम खर्चीली वस्तु है, लेकिन महात्माओं या महात्मापन के समीप पहुँचे हुए लोगों को प्रेम उल्टे और कुछ ले आता है। युवक जो रंग बहुमूल्य उपहार से जगमगाता है, यह महात्मा या अर्ध महात्मा लोग केवल आशीर्वाद से जमा लेते हैं। ठीक 9:30 बजे चपरासी ने आकर एक कार्ड दिया। लिखा था कामाक्षी। शर्मा जी ने उसे देवी जी को लाने की अनुमति देकर एक बार फिर आईने में अपनी सूरत देखी और एक मोटी सी पुस्तक पढ़ने लगे, मानो किसी शोरगुल से दूर शांति में। बस यही काम है उनके पास। एक क्षण में देवी जी ने कमरे में कदम रखा। शर्मा जी को उनके आने की खबर न हुई। देवी जी डरते डरते समीप आ गई। तब शर्मा जी ने चौंक कर सिर उठाया, मानो समाधि से जाग पड़े हों, और खड़े होकर देवी जी का स्वागत किया। मगर यह
वह मूर्ति ना थी जिसकी उन्होंने कल्पना कर रखी थी। एक काली, मोटी, अधेड़, चंचल औरत थी जो शर्मा जी को इस तरह घूर रही थी मानो उन्हें पी जाएगी। शर्मा जी का सारा उत्साह, सारा अनुराग ठंडा पड़ गया। वह सारी मन की मिठाइयाँ जो वह महीनों से खा रहे थे, पेट में शूल की भांति चुभने लगी। कुछ कहते सुनते ना बना, केवल इतना बोले, संपादकों का जीवन बिल्कुल पशुओं का जीवन है। सिर उठाने का समय नहीं मिलता उस पर कार्याधिक से। इधर मेरा स्वास्थ्य भी बिगड़ रहा है। रात से ही सर दर्द से बेचैन हूँ। आपकी क्या खातिर करें? कामाक्षी देवी के हाथ में एक बड़ा सा पुलिंदा था। उसे मेज पर पटक कर रुमाल से मुंह पोंछकर मुग्ध स्वर में बोली, यह आपने तो बड़ी बुरी खबर सुनाई। मैं तो एक सहेली से मिलने जा रही थी, सोचा रास्ते में आपके दर्शन करती चले, लेकिन जब आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो मुझे यहाँ कुछ दिन रहकर आपका स्वास्थ्य सुधारना पड़ेगा। मैं आपके संपादन कार्य में भी आपकी मदद करूँगी। आपका स्वास्थ्य स्त्री जाति के लिए बड़े महत्व की वस्तु है। आपको इस दशा में छोड़कर मैं अब जा नहीं सकती। शर्मा जी को ऐसा जान पड़ा जैसे उनका रक्त प्रवाह रुक गया है, नाड़ी छूट रही है। उस चुड़ैल के साथ रहकर तो जीवन ही नर्क हो जाएगा। चली है कविता करने, और कविता भी कैसी, अश्लीलता में डूबी हुई। अश्लील तो है ही, बिल्कुल सड़ी हुई, गंदी। एक सुंदरी युवती की कलम से वह कविता कामबाण थी। इस डायन की कलम से तो वह परनाले की कीचड़ है। मैं कहता हूँ, ऐसी कविता लिखने का अधिकार ही क्या है? यह क्यों ऐसी कविता लिखती है? क्यों नहीं किसी कोने में बैठकर राम राम जपती रहती है? आप पूछती हैं, मुझे छोड़कर भाग सकोगे? मैं कहता हूँ, आपके पास कोई आएगा ही क्यों? दूर से ही देखकर भाग जाएगा। कविता क्या है जिसका ना सिर है ना पैर, मात्राओं तक का इसे ज्ञान नहीं है, और कविता करती है। कविता अगर इस काया में निवास करती है तो फिर गधा भी गा सकता है, ऊंट भी गा सकता है। इन लोगों को इतना भी नहीं पता कि कविता करने के लिए रूप और यौवन चाहिए, नज़ाकत चाहिए, नफासत चाहिए। भूतनी सी तो आपकी सूरत है, रात को कोई देख ले तो डर जाए, और आप उत्तेजक कविता लिखती हैं। कोई कितना ही शुद्धातुर हो तो क्या कोई गोबर खा लेगा? और चुड़ैल कितना बड़ा पौधा लेती आई है, इसमें भी वही परनाले का गंध कीचड़ होगा। उस मोटी पुस्तक की ओर देखते हुए बोले, नहीं नहीं, मैं आपको कष्ट नहीं देना चाहता। वह ऐसी कोई बात नहीं है, 2-4 दिन में के विश्राम से ठीक हो जाएगा। आपकी सहेली आपका इंतज़ार करती होगी। आप तो महाशय जी संकोच कर रहे हैं। मैं 10-5 दिन के बाद भी चली जाऊंगी तो कोई हानि ना होगी। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है देवी जी। आपके मुंह पर तो आपकी प्रशंसा करना खुशामद होगी, पर जो सज्जनता मैंने आप में देखी वह कहीं नहीं पाई। आप पहले महानुभाव हैं जिन्होंने मेरी रचना का आदर किया, नहीं तो मैं निराश ही हो चुकी थी। आपके प्रोत्साहन का यह शुभ फल है कि मैंने इतनी कविताएं रच डाली। आप इनमें से जो चाहें रख लें। मैंने एक ड्रामा भी लिखना शुरू कर दिया है, उसे भी शीघ्र ही आपकी सेवा में भेज दूंगी। कहिए तो 2-4 दिन यहीं रुककर कविताएं सुनाऊं? ऐसा अवसर मुझे फिर कब मिलेगा यह तो नहीं जानती कि कविताएं कैसी हैं, पर आप सुनकर प्रसन्न होंगे, बिल्कुल उसी रंग की हैं। उसने अनुमति की प्रतिज्ञा ना की,
परंतु पोथा खोलकर एक कविता सुनाने लगी। शर्मा जी को ऐसा मालूम होने लगा जैसे कोई भिगो भिगो कर जूते मार रहा है। कई बार उन्हें मतली आ गई, जैसे 1000 गधे कानों के पास खड़े अपना स्वर अलाप रहे हों। कामाक्षी के स्वर में कोयल का माधुर्य था, पर शर्मा जी को इस समय वह भी अप्रिय लग रहा था। सिर में सचमुच दर्द होने लगा। वह गधी टलेगी भी या यूं ही बैठी सर खाती रहेगी? इसे मेरे चेहरे से भी मेरे मनोभावों का ज्ञान नहीं हो रहा है। उस पर आप कविता करने वाली हैं। इस मुंह से तो किसी भी कवित्री की कविता घृणा ही उत्पन्न करेगी। आखिर शर्मा जी से रहा ना गया और बोले, आपकी रचनाओं का क्या कहना, आप यह संग्रह यहीं छोड़ जाएं, मैं अवकाश में पढ़ूंगा। इस समय तो बहुत सा काम है। कामाक्षी ने द्रविड़ होकर कहा, आप इतना दुर्बल स्वास्थ्य होने पर भी इतने व्यस्त रहते हैं, मुझे आप पर दया आती है, आपकी कृपा है। आपको कल अवकाश रहेगा? ज़रा मैं अपना ड्रामा सुनाना चाहती थी। खेद है, कल मुझे ज़रा प्रयाग जाना है, तो मैं भी आपके साथ चलूं? गाड़ी में सुनाती चलूँगी। कुछ निश्चय नहीं है किस गाड़ी से जाऊं। आप लौटेंगे कब तक, यह भी निश्चय नहीं है। और टेलीफोन पर जाकर बोले, हेलो, नंबर 771। कामाक्षी ने आधा घंटे तक उनका इंतज़ार किया, मगर शर्मा जी एक सज्जन से ऐसी महत्व की बातें कर रहे थे जिसका अंत ही होने ना पाता था। निराश होकर कामाक्षी देवी विदा हुई और शीघ्र ही फिर आने का वादा कर गई। शर्मा जी ने आरंभ की सांस ली और उस पोथे को उठाकर रद्दी में डाल दिया और जले हुए दिल से आप ही आप कहा, ईश्वर न करे कि फिर तुम्हारे दर्शन हो। कितनी बेशरम है, बेकार औरत। आज इसने सारा मज़ा किरकिरा कर दिया। और फिर मैनेजर को बुलाकर कहा, कामाक्षी की कविता नहीं जाएंगी। मैनेजर ने स्तंभित होकर कहा, फॉर्म तो मशीन पर है, कोई हर्ज नहीं, फॉर्म उतार लीजिए। बड़ी देरी होगी, होने दीजिए, यह कविता नहीं जाएगी। धन्यवाद दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद जी लिखते हैं, लोग कहते हैं हम मुस्कुराते बहुत हैं और हम थक गए हैं दर्द छुपाते छुपाते। एक अजीब सी दौड़ है ये ज़िंदगी, जीत जाओ तो कहीं अपने पीछे छूट जाते हैं और हार जाओ तो अपने ही पीछे छोड़ जाते हैं। दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद जी की एक एक कहानी में मनुष्य के मस्तिष्क की एक एक विचार, एक एक बारीकियाँ झलकती हैं। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगले सप्ताह बुधवार शाम 7 बजे फिर मिलेंगे। तब तक आप एंजॉय कीजिए और फिल्म बेल बॉटम का ये गीत सुनते रहिए और सुनना ना भूलें रेडियो उड़ान, ए फ्लाइट ऑफ लाइफ। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अभी के लिए मैं यानी आपकी नौमिता आपसे विदा लेती हूँ। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए रेडियो उड़ान, ए फ्लाइट ऑफ लाइफ, ज़िंदगी की उड़ान। सखियां ने मैनू मेरे बार दिया, बुढ़िया ने चन्ना गल्ला प्यार दिया। सखियां ने मैनू मेरे मार दिया, बुढ़िया ने गल्ला चन्ना प्यार दिया। शाम ने तू किथे किदे नाल होना आ, वेखियां मैं फोटोआं विखार दिया। डर जिहा लगदा है दिल टुट ना जाए बेचारा, तेरे यार बथेरे ने मेरा तू ही है बस यारा, तेरे यार बथेरे ने मेरा तू ही है
बसिया चुप चुप के तेरी खबर मैं रखता कि तेरे नाल ही तो प्यार मैं करता प्यार मैं करता जब मैं अकेले मुझे याद तेरी आती है झूठी झूठी बात तेरी मुझको सताती है कभी कभी फिल्म दिखा दिया कर हो कभी कभी मैनू भी घुमा लिया कर कभी कभी फिल्म दिखा दिया कर कभी कभी मैनू भी घुमा लिया कर तुझसे कभी जरूर उठ जाऊं एक बार आके मुझे तू मता लिया कर तू जिस कर तो रोके मैं गल ना करा दोबारा तेरे यार बथेरे ने मेरा तू ही है बस यारा तेरे यार बथेरे ने मेरा तू ही है बस यारा करी ना प्लीज ऐसी गल किसे नाल अज किसे नाल जो कल किसे नाल तेरे नाल होना है गुजारा जट्टी दा मेरा नहीं है होर कोई हल किसे नाल एक पासे तू बब्बू एक पासे है जग सारा तेरे यार बथेरे ने मेरा तू ही है बस यारा तेरे यार बथेरे ने मेरा तू ही है बस यारा एक तू ही है बस यारा तू ही है एक तू ही है बस यारा ना 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 ओ आ ओ आ सखियां ने मैनू मैंने मार दिया बुड्डियां ने चन्ना गल्ला प्यार दिया सखियां ने मैनू मेरे मार दिया उड़ियां ने गला च ना प्यार दिया शाम नू तू किथे किदे नाल होना आ वेखियां मैं फोटोआं विखार दियां